नमस्कार सभी को। मैं प्रीति वत्स। मैं नोएडा में रहती हूँ और मैं वास्तु एक्सपर्ट और चोपड़ा सर के साथ काफी टाइम से हम साथ में हैं। काफी कुछ सीखा है सर से। तो आज के इस वेबिनार में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं लाल किताब के ही बारे में। एक मिनट जी। तो ज्योतिष के क्षेत्र में चोपड़ा सर का 25 वर्षों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस रहा है। सर ने वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, पेंडुलम और केपी पद्धति में विशेषता भी प्राप्त की है। साथ ही वास्तु, हस्तरेखा विज्ञान और टैरो कार्ड का भी सर को बहुत अच्छी नॉलेज है। चोपड़ा सर ने एमए ज्योतिष यूजीसी यूनिवर्सिटी से की है। अपने ज्योतिष के करियर में और एवं अपने प्रैक्टिस से कई प्रकार के फलित फॉर्मूला बनाए हैं। सर के अपने बनाए हुए फॉर्मूलाज हैं जो प्रिडिक्शन में, सटीक प्रिडिक्शन में हमारी बहुत हेल्प करते हैं, जिससे तुरंत प्रिडिक्शंस और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट प्रिडिक्शंस की जा सकती है। सर ने बहुत अवार्ड भी जीते हैं इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर। तो सुनील चोपड़ा सर कई विषयों की कोचिंग भी करते हैं। सर ने 2000 से भी ज्यादा, अ, उससे भी मतलब मोर देन 2000 काफी स्टूडेंट्स रहे हैं सर के, जो ज्योतिष के स्टूडेंट रहे हैं। ज्योतिष, लाल किताब, इसमें मतलब ये सारी हमारी जो भी मोडेलिटीज हैं, इन सब की सर कोचिंग भी लेते हैं। साथ ही अपन मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के उपाय जो बिल्कुल इफेक्टिव रेमेडीज हैं, बहुत आसान तरीकों से की जा सके। तो अपनी लाइफ में ज्योतिष में लाल किताब, वैदिक न्यूमरोलॉजी, पेंडुलम, करीब 8 इन इन सब सब्जेक्ट्स पर कम कम से कम 8 बुक्स हैं सर की, जो अमेजोन पर अवेलेबल हैं और जिसका लिंक अभी हम इस वेबिनार में भी शेयर करेंगे। तो आज आप लोगों को वैदिक ज्योतिष और लाल किताब, ये सब मतलब सर बहुत अच्छे से जानकारी, अभी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी चल रहा था। तो आज हम लाल किताब का वेबिनार करने जा रहे हैं। तो उसकी कुछ विशेषताएं, उनके कुछ उपायों के बारे में, कुछ खास बातों के बारे में आज चर्चा होगी। तो आई वेलकम यू सर। आप चोपड़ा सर, प्लीज आप आए और इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं। जी, धन्यवाद प्रीति जी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपको परिचय देने का। थैंक यू सर। तो मैं एस्ट्रो सुनील चोपड़ा, जैसा कि प्रीति जी ने बताया था कि 25 साल से एक्सपीरियंस रखता हूँ और मैंने सारी विधाओं का ज्ञान लिया हुआ है। और मैं इन सब चीज़ों की कोचिंग भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं और मेरे बैच हमेशा चलते रहते हैं। कल भी हमने पंचांग के ऊपर क्लास की थी, काफ़ी 55-56 लोग थे कल यहाँ। और आज जो है लाल किताब पर ले रहे हैं। तो लाल किताब के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, पूरा तो नहीं बता पाएंगे। एक्चुअली क्या है साहब, लाल किताब जनरली आदमी सोचता है कि कोई विशेष चीज है क्या। वाकई लाल किताब के अंदर विशेष चीज है। जनरल जितनी भी विधाएं हैं उनमें से लाल किताब एक स्पेशल सिस्टम रखती है, क्योंकि लाल किताब के अंदर ऐसी चीजें बताई गई हैं जो और कहीं नहीं मिलती। लाल किताब जो है सिर्फ एक कुंडली के द्वारा पूरा उसका वर्णन आप कर सकते हैं, अगर लाल किताब के फार्मूलेस जाने तो लाल किताब ने क्या है, रूपचंद जोशी जी ने लिखी है। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लूं तो ये जो है, आपको रूपचंद जोशी जी की फोटो भी दिखाना चाहूंगा मैं, जिन्होंने लाल किताब लिखी थी। ये पंडित रूपचंद जोशी जी, ये 18 जनवरी 98 से लेकर 24 दिसंबर 82 तक इनका रहा है। और 39 में इन्होंने पहली बुक लिखी थी। कोई लाल किताब बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। 39 में इन्होंने ये बुक लिखी, लाल किताब की पहली बुक। तो इन्होंने जो पहली बुक लिखी थी, इसके अंदर इतने सरल तरीके बताए इन्होंने कि इन सरल फार्मूले से सिर्फ हम अगर कुंडली सामने रख देंगे तो इनके कॉम्बिनेशन और फार्मूले जो इन्होंने बताए गए कि ऐसे ऐसे ग्रह बैठे होंगे तो ये फल प्राप्त होंगे, तो वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। क्योंकि मुझे 25 साल हो गए हैं, सबसे पहले मैंने लाल किताब ही सीखी थी और उसी लाल किताब को सीख कर मैंने सारी प्रोडक्शन स्टार्ट की। हजारों मैंने प्रोडक्शन कर डाली और हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट आती हैं, क्योंकि इनके जो फार्मूले हैं इतने अच्छे बनाए हुए हैं। इन्होंने क्या किया, रूपचंद जोशी जी ने 4 बुक अपनी लिखी थी। ये बुक्स है इनके 5 ग्रंथ। 5 ग्रंथ इन्होंने लिखे। एक तो लाल किताब फरमान लिखा 1939 में पहला। फिर लाल किताब के अरमान
1940 में। फिर लिखा इन्होंने लाल किताब का तीसरा हिस्सा 1941 में। इसको गुटका भी कहते थे। गुटका मतलब एक छोटी बुक जो पॉकेट में रखते हैं, जैसे छोटी डिक्शनरी आती है पॉकेट में रखने की, उस तरह से गुटका होता था। उस समय गुटका बोला जाता था छोटी बुकों को। तो वो इन्होंने 1941 में लिखा। फिर उन्होंने लाल किताब तरमीम शुदा 1942, ये एक बुक लिखी। और इल्म सामुद्रिक की बुनियाद 1952 में लिखी। अब चूंकि उस समय उर्दू भाषा ज्यादा चला करती थी, कुछ फारसी भी मिक्स थी उसके अंदर, तो इनकी जो भाषा है कुछ कविताओं के रूप में उर्दू और हिंदी को मिलाते हुए इन्होंने अपनी बुक लिखी थी। और ऐसे सरल सरल उपाय बताए इन्होंने कि उसके लिए हमें खर्चा करना ही नहीं पड़ता। हमारे घर में जो सामग्री होती है, उन्हीं सामग्री से हम लाल किताब के पूरे 9 के 9 उपायों को कर सकते हैं। हमें कहीं कोई बाहर से कोई बड़ी चीज नहीं खरीदना है, कोई बड़े मंत्र उच्चारण नहीं करना है, कोई सिद्धियां नहीं करना है। सिर्फ छोटी छोटी चीजें, घर की दालें हैं, मसाले हैं, इन चीजों को लेकर, घर के सामान को लेकर उसे कैसे यूज करना है वो उन्होंने बताया। और उससे ग्रहों को अच्छा करने का उन्होंने तरीके बताए। तो बहुत अच्छे तरीके बताए। बस ये है कि इनकी कुंडली एक विशेष प्रकार की है। पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि लाल किताब के बारे में कितने लोग यहाँ जानते हैं, तो उस हिसाब से मैं बातचीत करेंगे, कुंडली बनाना सिखाऊं कि नहीं। कि लोग सब जानते होंगे तो बनाने की जरूरत नहीं है। लाल किताब के जानते हैं अगर तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, और लाल किताब के बारे में नहीं जानते हैं तो चैट बॉक्स में नो लिख दीजिए। चैट बॉक्स में जो नहीं जानते लाल किताब के बारे में नो लिख दीजिए, और जानते हैं तो यस माल नवीन जी। सर जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन आप बताइए, हमें भी सुनना है। हाँ वो तो बताऊंगा, हमें भी सीखना मैं है। उस हिसाब से बताऊंगा। हाँ जी। नो गुरु जी एडमिन ने लिखा है जी। हाँ, और लिखिए, जानकार है तो जरूर बताइएगा, उस हिसाब से मैं बातचीत करूं। नो वाले ज्यादा लग रहे हैं मुझे। दीक्षित जी नो, ठीक है। तो नो वाले ज्यादा लग रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले वैदिक और लाल किताब कुंडली में अंतर क्या है। लाल किताब कुंडली बनाई कैसे जाती है, क्योंकि ये बेस चीज है सबसे पहले। अगर हमको लाल किताब कुंडली बनाना नहीं आएगी तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। वैदिक लोगों को मालूम है, एस्ट्रोलॉजी काफी लोग पढ़े हुए हैं। जैसे कि वैदिक कुंडली में आपको बताता हूँ कि हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो वैदिक कुंडली इस प्रकार की बन के आती है। ये कॉमन कुंडली है, जैसे वृश्चिक लग्न में शनि बैठा है, इस तरह से वैदिक कुंडली आती है। ऊपर जाके प्रति क्या चलना। अभी तो मेरे को नहीं आया बहुत ना। म्यूट कर लीजिए आप सब लोग अपने आप को, आपकी आवाजें आ रही हैं। तो सॉफ्टवेयर से जो बनाते हैं ये जनरल आती है, कभी वृश्चिक राशि है लग्न के अंदर, तो कभी मीन राशि है, तो कभी मिथुन राशि है। ये लग्न के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जो हम जनरल निकालते हैं, ऐसे कुंडली बनती है। लेकिन लाल किताब का थोड़ा सा पैटर्न अलग है। लाल किताब क्या है, काल पुरुष कुंडली लेता है। ये देखिए, ये कुंडली जो बनी हुई मैंने दिखाई है आपको, वृश्चिक लग्न वाली पहले, वही कुंडली ये है। और लाल किताब क्या करता है, ये कुंडली के अंदर लग्न को मेष राशि बोलता है। 1 नंबर, ये दिख रहा है 1 नंबर, 1 2 3 4, ये काल पुरुष की कुंडली कहते हैं वैदिक में। तो पहला जो भाव है इनका, पहला जो घर है वो मेष ही कहता है। दूसरा वृषभ होगा, तीसरा मिथुन होगा, चौथा जो है कर्क होगा, पांचवा सिंह होगा, छठवां कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नवां धनु, 10वां मकर, और 11वां कुंभ, और 12वां मीन। ये फिक्स हैं इनकी कुंडली के अंदर। ये राशियां चेंज नहीं होती, चाहे जातक कितने बजे भी पैदा हुआ हो। तो अब ग्रहों को कैसे रखते हैं ये, तो ये मैं आपको बता दूं। जैसे ये देखिए कि इस कुंडली के अंदर जो ये कुंडली है वैदिक जो बनी हुई है, वैदिक कुंडली के अंदर जो शनि है वो वृश्चिक राशि का लग्न में बैठा है। तो ये क्या करता है, लग्न में ही उसी ग्रह को बिठा देता है जो ग्रह वहां है। शनि बिठा दिया। अब यहां देखिए, इसके बाद दूसरा तीसरा चौथा खाली है। राहु बैठा पंचम भाव में, ये देखिए यहां राहु बिठा देंगे ये। गुरु बैठा है छठे भाव में, जबकि वो मेष राशि में, लाल किताब के अंदर कन्या राशि का गुरु हो गया। चंद्रमा बैठा है वहां वृषभ राशि में, सप्तम भाव में। ये चंद्रमा को वही सप्तम भाव में बिठाएगा, लेकिन ये तुला राशि का हो जाएगा। ऐसे ही आपकी जो है धनु राशि, वहां कर्क राशि है 9वें घर में, तो वहां बुध और शुक्र बैठे हैं, तो ये बिठा देंगे यहाँ पर बुध
और शुक्र। ये यहां पर बुध शुक्र धनु राशि के हो गए लाल किताब के अंदर। और मकर राशि में यहां पर सिंह राशि है, 5वीं 10वें भाव में सूर्य और मंगल बैठे हैं। ये देखिए, सूर्य और मंगल घर वही रहेंगे, जो ग्रह जिस घर में बैठा है उसी में रहेंगे, बस राशियां उनकी उस हिसाब से रहेंगी, काल पुरुष के हिसाब से। ये केतु आ जाएगा यहाँ पर। ये 2 4 6 7 8 9, हाँ पूरे ग्रह हो गए। ये देखिए, ये लाल किताब की कुंडली बन गई। तो लाल किताब जो है, राशियां जो है अपने हिसाब से उसने फिक्स की है। यहां पर वैदिक में देखिए, वृश्चिक राशि का शनि है, और लाल किताब में देखेंगे तो शनि मेष राशि का। वहां चंद्रमा वृषभ राशि का, यहां चंद्रमा तुला राशि का। इस तरह से लाल किताब ने ये कुंडली बनाने का अपना एक नया सिस्टम निकाला, और इससे बहुत अच्छे प्रोडक्शन भी करके बताया उसे, और आते भी हैं। तो इस तरह से लाल किताब कुंडली बनाई जाती है, जो मैंने आपको दिखाया है। अब मैं सॉफ्टवेयर की बनी हुई आपको कुंडली दिखाऊंगा। ये देखिए, सॉफ्टवेयर की बनी हुई कुंडली। तो सॉफ्टवेयर में लग्न कुंडली ये है वैदिक के हिसाब से, और लाल किताब की कुंडली ये है जो मैंने अभी आपको बना के दिखाई है। यहां से भी आप देख सकते हैं किस तरह से राशियां लिखी हुई हैं। ग्रह उसी भाव में रहेंगे जिस भाव में वैदिक में थे, बस जो राशियां हैं वो एक से शुरू होंगी। इसकी राशियों में कोई बदलाव नहीं आता। ये लाल किताब की कुंडली होती है। तो ये जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि लाल किताब की कुंडली एक विशेष प्रकार की होती है। तो इसलिए विशेष प्रकार इस तरह से बनाएंगे, तभी उसके बताए हुए फार्मूले सिद्ध होंगे और सक्सेस होंगे। दीक्षित जी, लाइन नहीं मारी आप, डिलीट कर दीजिए। दीक्षित जी, पी दीक्षित, हाँ थैंक यू। तो ये चीज है। अब आ जाते हैं हम आगे, आपको बताते हैं। ये कुंडली बन गई, ये हमारी लाल किताब की कुंडली तैयार हो गई। अब लाल किताब की कुंडली तैयार हो गई, उसी के हिसाब से लाल किताब जो है वर्णन देता है। मैंने अभी आपको बताया कि लाल किताब जो है, जब बात करता है तो वो कुछ उर्दू और कुछ फारसी और कुछ हिंदी, ये मिला के उन्होंने एक कविताओं के रूप में वर्णन किया है। जो उनकी ओरिजिनल किताबें हैं उनमें देखेंगे तो कविताओं के रूप में है। बाद में कई लोगों ने उसको हिंदी रूपांतरण किया, हमने भी किया। तो वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने भाव के बारे में, सारे नहीं बताऊंगा, कुछ भाव के बारे में किस तरह से वर्णन किया है, और हम उसको कैसे समझते हैं। बहुत छोटा लिखा है, लेकिन उसका मतलब बहुत लंबा है। ये देखिए, लाल किताब जो है भाव को खाना बोलती है। जैसे खाना नंबर 1 के बारे में भी बता रहा हूं आपको। तो लाल किताब खाना नंबर 1 के बारे में क्या कहती है? झगड़ा रूह और माया का। घर है पहला तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का। अगर लग्न खुद खाली होवे, किस्मत साथ ना आई हो। ये बोल रहा है, इन्होंने ओरिजिनल तरीके से ये लिखा है, पहले भाव के लिए, पहले खाने के लिए। अब उसके बाद में इसके रूपांतरण हुए। इनका मतलब क्या है? झगड़ा रूह और माया का, अर्थात पहला खाना, रूह मतलब आत्मा, और माया मतलब शरीर। जो पहला खाना है, जातक की आत्मा और शरीर होता है। पहले खाने से हम जातक की आत्मा को देखते हैं, उसकी आत्मा कैसी है और उसका शरीर कैसा है, उसके बारे में पूरा वर्णन हम पहले खाने से लेते हैं। घर है पहला तख्त हजारी, घरफल राजा कुंडली का। मतलब जो पहला घर है वो राजा का तख्त है। तख्त हजारी का करते थे पहले, मतलब राजा बैठता है जिस तख्त पे, वो पहला घर है। राजा की तरह इसके फल आते हैं, जैसे राजा को फल मिलते हैं। मान लीजिए सूर्य अगर लग्न के अंदर बैठा है तो वो एक राजा है, वो एक सिंहासन पर बैठा हुआ है। तख्त हजारी मतलब सिंहासन। हम किस्मत के हाथ के खिलौने किसी हद तक रहेंगे, अगर लग्न खुद खाली हुए, किस्मत साथ ना आई हो। हम किस्मत के खिलौने हैं। अगर हमारी लग्न खाली है, लग्न के अंदर कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो इसका मतलब यह है, लाल किताब कहती है कि हम अपने साथ पूर्व जन्म से कोई किस्मत साथ में नहीं लाए। पूर्व जन्म की किस्मत हमारे साथ नहीं आई है, अगर लग्न के अंदर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो। अब किस्मत कहां से बनी है, वो फिर उसने वर्णन किया है कि अगर पहले घर के अंदर ग्रह नहीं है तो आपकी किस्मत आपके साथ पिछले जन्म में नहीं आई, यही आपको बनाई है। और यही आपको किसके द्वारा बनेगी, इसका भी वर्णन किया है।
कि भाई के द्वारा आपकी किस्मत बनेगी, पत्नी के द्वारा आपकी किस्मत बनेगी। लोग कहते हैं साहब इसकी शादी कर दो, इस जातक की शादी के बाद इसकी किस्मत चमक जाएगी। तो मतलब पत्नी के भाग्य से उसकी किस्मत बनेगी। तो इस तरह से लाल किताब ने हर भाव के बारे में बताया है कि अगर वहां ग्रह बैठा है तो उस जातक की किस्मत उस भाव से संबंधित व्यक्ति से खुलेगी। तो ये 2-3 लाइनों में उन्होंने पूरे खाने के बारे में लिखा और उसकी डिटेल बताया। एक दो और बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि दूसरा खाना मतलब दूसरा भाव, दूसरे भाव के लिए क्या कहते हैं रूपचंद जोशी जी? घर दूजे जो आवे ग्रह किस्मत का बन जाता है। दूसरे घर में जो ग्रह आता है वो किस्मत का मालिक होता है। और यदि कुंडली का 10वां घर खाली हो, मतलब 10वें भाव में कोई ग्रह ना बैठा हो, तो आपका दूसरे घर में बैठा हुआ ग्रह सोया हुआ कहलाता है। मतलब दूसरे घर में बैठा ग्रह आपको फल नहीं दे रहा है अगर आपका 10वां घर खाली है तो। क्यों? कि जब कर्म स्थान खाली होगा तो धन कहां से आएगा? क्योंकि दूसरा भाव किस चीज का है? धन का, किस्मत का, बैंक बैलेंस का। तो बैंक बैलेंस कहां से होगा? यदि आपका कर्म क्षेत्र होगा। कर्म क्षेत्र ही खाली है तो बैंक बैलेंस कहां से बनेगा? इस तरह से लाल किताब में रूपचंद जोशी जी ने को रिलेट करके कहावतों के रूप में हमें सारी चीजें बताई। चलो एक घर और बता देता हूं मैं आपको। 3, घर तीजा है पक्का मंगल, धन दौलत के जाने का। स्त्री ग्रह जब तीजे आवे, औरत भी वहां मर्द कहलावे। उनका कहना है कि घर जो तीसरा है वो मंगल का घर, पक्का घर है। मंगल उसका कारक ग्रह है और ये धन दौलत के जाने का रास्ता भी है। तीसरे भाव से धन दौलत जाती है। जाने का मतलब ये नहीं कि वेस्ट होती है, मतलब खर्चे होते हैं। आप मकान पे इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी काम धंधे में इन्वेस्ट कर सकते हो, गाड़ी पे इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरह से धन दौलत जो है तीसरे भाव, मेहनत करके आदमी कमाता है और उसका खर्चा करता है, तो तीसरा भाव इसको कहते हैं। और एक स्पेशल बात कहिए जो आपने शायद नहीं सुनी होगी, स्त्री ग्रह जब तीजे आवे, औरत भी वह मर्द कहलावे। यदि स्त्री की कुंडली में तीसरे भाव में कोई तीसरा स्त्री ग्रह बैठ जाए, तीसरे भाव में स्त्री जातक की कुंडली में कोई स्त्री ग्रह बैठ जाए, तो औरत भी मर्दों की तरह काम करती है। वो भी एक घर में मर्दों की तरह कहलाती है, मर्दों वाले काम सारे करती है। जैसे जॉब करना, नौकरी करना, मर्दों वाले काम, पूरे घर को संभालना, ये होता है। तो इस तरह से ये खानों का है। चलो एक और बता देता हूं आपको, चौथा खाना। ये खास है, चौथा भी है। एक अकेला ग्रह ख्वा कोई, घर चौथे जब बैठा हो, फल कभी ना बुरा वह देवे, ख्वा चंद्र का दुश्मन हो। चौथे चंद्र को पेट माता, ठंडी रोशनी माना। इनका कहना है रूपचंद जी का कि एक अकेला ग्रह जब चौथे भाव के अंदर बैठ जाता है, अकेला, सिंगल, कभी बुरा फल नहीं देगा वो। चाहे वो चंद्रमा का दुश्मन क्यों ना हो, राहु क्यों नहीं। राहु भी चंद्रमा के घर में बैठ जाए तो वह बुरे फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि चौथा जो भाव है वो माता का पेट है, माता है। और माता हमेशा ठंडी रोशनी देती है, ठंडक पैदा करती है। इसलिए माता का पेट है वो। वहां जब कोई एक ग्रह, सिंगल ग्रह आके बैठ जाएगा, चाहे वो पापी ग्रह हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो, आपको अच्छे ही फल देगा, खराब नहीं देगा। तो इस तरह से ये चीजें हैं, लाल किताब में बहुत सारी दी गई हैं। सारे भावों का वर्णन किया गया है, हर चीज बताई गई है उसके अंदर कैसा क्या है। अब हम आगे चलते हैं आपको कुछ और खास चीजें लाल किताब के बारे में बताने के लिए। लाल किताब कुंडली में बताया गया है कि कुछ ग्रह अंधे होते हैं। हम लोग क्या वैदिक के अंदर देखते हैं तो हमें ग्रह अच्छे दिखते हैं, लेकिन क्या अच्छे ग्रह होने के बावजूद भी हमें फल नहीं दे रहे होते हैं? क्यों नहीं फल दे रहे होते? तो वो अंधे होते हैं, इसलिए फल नहीं दे रहे होते। जब 10वें घर में, 10वें भाव में
दो से अधिक दुश्मन ग्रह बैठ जाएं, दो ग्रह से अधिक दुश्मन ग्रह जो आपस में दुश्मन हो, तो इस प्रकार की कुंडली अंधी कुंडली कहलाती है। इसे अंधली अंधी कुंडली लाल किताब में कहा गया है। मतलब उसके फल नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शनि का ग्रह 10वां भाव, दुश्मन ग्रह वहां बैठ जाए तो शनि उनको अंधा कर देता है। आपको एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूं कैसे होती है अंधी कुंडली, कैसे दो ग्रह बैठते हैं। ये देखिए, जैसे बुध और गुरु, ये आपस में दुश्मन है। जब बुध और गुरु आपस में दुश्मन है और ये 10वें भाव में बैठ गए, तो इसे लाल किताब अंधी कुंडली कहता है। ये अंधी कुंडली है, इसके फल हमें नहीं मिलेंगे। या शुक्र मंगल राहु, ये आपस में दुश्मन है, ये 10वें भाव में बैठ जाए तो वो कुंडली अंधी कहलाएगी। तो इस तरह से अंधी कुंडली कहा गया है। इसके उपाय भी है, इसके उपाय भी साथ में आपको बता देता हूं। इसके अंदर यह भी बताया उन्होंने कि चंद्रमा या सूर्य 10वें घर में अकेले बैठ जाएं। अभी तक तो मैंने बताया दुश्मन ग्रह दो एक साथ बैठ जाएं या तीन बैठ जाएं तब अंधी कुंडली होगी। यदि चंद्रमा 10वें भाव में अकेला बैठा है या सूर्य 10वें भाव में अकेला बैठा है, तब भी कुंडली अंधी कहलाएगी। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि जातक को, अगर अंधी कुंडली है तो जातक को 10 अंधों को एक जैसा भोजन 1 साल में 3 बार कराना चाहिए। मतलब एक जैसा भोजन मतलब पैकेट बना ले 10, उसमें सब में एक जैसा भोजन हो, पूरी सब्जी और एक मीठा और थोड़ी दक्षिणा, एक जैसे रखकर 10 पैकेट बनाकर 10 अंधों को खिलाए। और ये उसको साल में 3 बार खिलाना है, जिससे ये जो ग्रह फल नहीं दे रहे तो अंधी कुंडली के फल आना शुरू हो जाए। सिंपल है। चंद्रमा अगर 10वें भाव में बैठा है, मान लीजिए अंधी कुंडली है, आपको फल नहीं मिल रहा। सूर्य 10वें भाव में बैठा है तो आपको अच्छे फल नहीं दे रहा। दो दुश्मन ग्रह बैठे हैं, तीन दुश्मन ग्रह बैठे हैं 10वें भाव में, फल नहीं दे रहा है। आप ये उपाय कर लीजिए, फल देने लगेंगे। कितना सिंपल तरीका। इस तरह के फार्मूले इन्होंने बना के दिए, सिंपल सिंपल फार्मूले, कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और ये आप उपाय कर दीजिए, इससे ठीक हो जाए। इस तरह की चीजें लाल किताब के अंदर बनाई गई हैं, बताई गई। और बताया सोया ग्रह। कभी कभी हम देखते हैं हमारा ग्रह बहुत अच्छा बैठा है किसी भाव के अंदर, अच्छी डिग्री का है, कोई ग्रह की ऐसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, खराब नहीं है, पीड़ित नहीं है, लेकिन फल नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो सोया हुआ है। जिस ग्रह की दृष्टि में कोई ग्रह ना हो, वह खुद ही सोया हुआ माना जाता है। मतलब एक ग्रह ऐसा कहीं भी बैठा हो किसी भी भाव में, उसकी दृष्टि में कोई ग्रह ना उसकी दृष्टि में हो ना उसे देख रहा हो, तो इसका मतलब वो सोया हुआ ग्रह है, वो आपको फल नहीं दे रहा, उसके फल आपको नहीं मिल रहे। तो उसे क्या है, जगाना पड़ेगा। इसी तरह से कोई भी ग्रह हो सकता है जिसकी ना दृष्टि किसी पे पड़ रही है और ना उसकी और किसी ग्रह की उसके ऊपर पड़ रही है। लेकिन अगर अकेला ग्रह बैठा है, किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है, अगर वो अपने पक्के घर में बैठा है तो वो सोया हुआ नहीं कहलाएगा। मान लीजिए सूर्य का पक्का घर लग्न, सूर्य अकेला बैठा है लग्न के अंदर, उसे कोई ग्रह नहीं देख रहा, वो भी किसी को नहीं देख रहा, तो सोया हुआ माना जाएगा। लेकिन वो अपने पक्के घर में बैठा है, इसलिए उसे सोया हुआ नहीं मानेंगे। वो मतलब सोया हुआ नहीं है। अगर वो अपने पक्के घर में नहीं है, तब उसे जो है सोया हुआ मानेंगे। जैसे मंगल है, मंगल तीसरा घर पक्का होता है। मैं आपको पक्के घर भी बता दूं, लाल किताब पक्के घर क्या क्या कहती है। ये लाल किताब के हिसाब से पक्के घर। सूर्य लग्न में पक्का ग्रह, कारक माना गया, इसे कारक ग्रह भी कहते हैं अपन। गुरु दूसरे भाव में, मंगल तीसरे भाव में। अगर यहां पर कोई सिंगल ग्रह इस तरह से बैठ जाए तो सोया हुआ नहीं कहलाएगा। चंद्रमा चौथे घर का पक्का, गुरु पांचवें का, केतु छठवें का, शुक्र जो है सातवें का, शनि आठवें का, गुरु नवें का, शनि 10वें भाव का, गुरु 11वें का और राहु 12वें का। करीब करीब वैदिक के बराबर ही है, थोड़ा सा अंतर है। तो ये इनके पक्के घर है। अगर कोई ग्रह इस पक्के घरों में बैठा है और वो सोया हुआ अवस्था वाली वाली बात है, तो वो सोया नहीं कहलाएगा। ये चीज इसी तरह से सोया हुआ घर भी होता है। इस तरह से सोया ग्रह मैंने बताया है, इसी तरह से सोया घर भी होता है।
ऐसा घर, ऐसा भाव, ऐसा खाना जिसमें कोई ग्रह ना हो और किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तो वो खाना जो है सोया हुआ कहलाएगा। तो उससे संबंधित किसी भी चीज का हमें फल तब तक नहीं मिलता जब तक कि उस भाव को, उस घर को जगाया ना जाए। सर अगर उसमें राशि है फिर भी वो सोया हुआ कहलाएगा? राशि से कोई मतलब नहीं है, ग्रह की बात चल रही है, घर की बात चल रही है, ग्रह और घर। ओके। घर, ग्रह मतलब ग्रह पे दृष्टि ना हो। घर मतलब जैसे सप्तम भाव है, सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही है, तो इसका मतलब वो घर जो है सोया हुआ, उसके फल नहीं मिलेंगे, विवाह होगा ही नहीं तब तक जब तक कि वो सप्तम भाव को जगह नहीं देता। तो सप्तम भाव को जगा दोगे उसकी शादी हो जाएगी, अगर वो सोया हुआ है। इसी तरह से एग्जाम्पल दिया मैंने, कोई भी भाव जिसमें कोई ग्रह नहीं बैठा और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि है, तो सोया हुआ कहलाता है, उसको जगाना पड़ता है। तो जगाने के नियम है सारे। ऐसा नहीं कि जगाया, जागता नहीं है, जागता है, उसको जगाया जाता है। तो उन घरों को जगाना है जो घर सोए हुए हैं। इसी तरह से होते हैं रतांध ग्रह, कहते हैं दूसरे प्रकार। ये स्पेशलिस्ट ही है लाल किताब की जो मैं बता रहा हूं, ये और कहीं नहीं मिलेगी। ये सिर्फ लाल किताब के रूल्स है, लाल किताब के ही सिस्टम है। ये वैदिक या और किसी भी पद्धति के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। क्या है रतांध ग्रह बोलते हैं? रतांध ग्रह का मतलब ये है कि ये ग्रह दिन में तो एक्टिव होते हैं, देख सकते हैं, लेकिन रात को अंधे हो जाते हैं। मतलब दिन में आदमी बड़ा पावरफुल रहेगा, सारे काम करा लो, जैसे ही रात हुई हो गया काम उसका, पीना खाना सोना। रात को कोई काम नहीं करेगा, हाथ नहीं लगाएगा। तो ऐसे ग्रह भी होते हैं। और ऐसे ग्रह कब होते हैं? जब सूर्य चौथे भाव में बैठा हो और शनि सप्तम भाव में बैठा हो, तभी होता है, और कोई इसका कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको। ये सूर्य चौथे भाव में बैठा हो और शनि सप्तम भाव में बैठा हो, तो ऐसी कुंडली जो है रतांध कुंडली कहलाती है। रतांध कुंडली का मतलब यही है कि दिन में तो आदमी एक्टिव है लेकिन रात में एक्टिव नहीं है। सूर्य चौथे सर में, शनि दशा में, शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पे जा रही है। सर इसमें शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ने से मतलब है, या या फिर ये दो भाव भी होने चाहिए? ये भाव भी होने चाहिए और सूर्य की दृष्टि भी आना चाहिए। सिर्फ अगर सूर्य चौथे भाव में और शनि सप्तम भाव में है तब ये कॉम्बिनेशन है, अदरवाइज नहीं है, और कहीं नहीं है। यही कॉम्बिनेशन है एक बस। इसको रतांध ग्रह कहते हैं, जिस जातक की ये स्थिति हो, सूर्य चौथे में हो, शनि सप्तम भाव में बैठा हो, ठीक है, वो रतांध कुंडली कहलाएगी। इस तरह से फिक्स फार्मूले दिए हैं, मतलब ये फिक्स है। तो ऐसा व्यक्ति आप देख लीजिएगा, दिन में एक्टिव रहेगा, रात में सुस्त हो जाएगा। और रात को भी उसे एक्टिवेट करना, तो उसके उपाय है, फिर शनि का उपाय कीजिए, वो एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह से ये लाल किताब के सिस्टम। और भी कई चीजें हैं, मैं कुछ कुछ आपको खास खास बता देता हूं जो लाल किताब के अंदर आती हैं। बाकी लाल किताब का लंबा कोर्स तो है ही है। ग्रहों की कुर्बानियां, इसमें ग्रह जो है दूसरे ग्रह की कुर्बानी दे देता है अपने बचाव के लिए। यदि कोई ग्रह पीड़ित हो रहा है तो अपने आप को बचाने के लिए वह दूसरे ग्रह को खराब कर देता है। हम सोचते हैं कि ये ग्रह हमारा कुंडली के अंदर बहुत अच्छा बैठा हुआ है। मान लीजिए शुक्र बहुत अच्छा बैठा हुआ है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फल नहीं मिल रहा है हमको, क्यों? शनि खराब है। शनि और शुक्र की अच्छी पड़ती है, दोस्त हैं ये। शनि खराब होता है तो शुक्र के अपनी बलाएं टाल देता है। तो कुर्बानी का बकरा कौन बना? शुक्र। इस तरह से कुर्बानी के बकरे भी बनते हैं इसके अंदर, लाल किताब के अंदर। और ये सभी ग्रहों के साथ में होता है। हर किसी ग्रह का कोई ना कोई मित्र है और वो अपनी बलाएं दूसरे पे टाल देता है, दूसरा तीसरे पे टाल देता है। इस तरह से कई बलाएं कई ग्रहों पर टलती रहती हैं, और ग्रह ऐसा खराब रहता है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है कि ये ग्रह खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने, दूसरे ग्रहों ने अपनी कुर्बानी, अपनी बलाएं दूसरे पे डाल दी। ये लाल किताब की विशेषताएं हैं। अब ये एक चीज और भी बताता है बहुत अच्छी, नकली ग्रह बनते हैं लाल किताब में, मसनूई ग्रह भी कहते हैं। लाल किताब कहता है कि जब दो ग्रह मिल जाते हैं तब एक तीसरे ग्रह का निर्माण होता है। जिस तरह से
कि हम दो कलर को मिला दें तो तीसरा कलर बन जाता है। जैसे नीला और पीला कलर, दो कलर हमने मिला दिए बराबर मात्रा में, तो क्या होगा? ग्रीन कलर बन जाएगा। तो इसी तरह से लाल किताब के अंदर भी दो ग्रह मिलने से तीसरा एक नकली ग्रह, जिसे मसनूई ग्रह कहते हैं, वो बन जाता है। वो भी काम करता है। एक तो असली ग्रह है कुंडली के अंदर, एक नकली ग्रह भी आ गए, उसके भी रिजल्ट आते हैं। तो इस तरह से जब दो ग्रह आपस में बैठते हैं तो ये नकली ग्रह बन जाते हैं और उनके भी इफेक्ट आते हैं। उसके बताता हूं मैं कौन कौन से ग्रह हैं ये। सर इसमें एक एग्जांपल दिखा है अभी, जैसे हाँ, सूर्य बुध एक साथ है तो वो मंगल बन जाते हैं, ये ऐसा भी लिखा एग्जाम्पल ना। बता रहा हूँ मैं। पर अगर मंगल भी साथ में बैठा हो फिर? बता रहा हूँ, सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जो जो उन्होंने बताए हैं रूपचंद जोशी जी ने, सूर्य और शुक्र बनता है, मिलता है तो बृहस्पति बनता है। बुध और शुक्र मिलता है तो सूर्य बनता है। सूर्य और बृहस्पति मिलते हैं तो चंद्रमा बनता है। राहु और केतु मिलते हैं तो शुक्र बनता है। सूर्य और बुध मिलते हैं तो मंगल नेक बनता है, अच्छा मंगल। और सूर्य और शनि मिलते हैं तो बुरा मंगल, मंगल बद कहते हैं इसको। लाल किताब में मंगल नेक और मंगल बद दो प्रकार के मंगल होते हैं। मंगल नेक मतलब अच्छे कार्य करने वाला, और मंगल बद मतलब झगड़े फसाद बुरे कार्य मर्डर करने वाला। यदि सूर्य और बुध बैठेंगे, जैसे बुध आदित्य योग कहते हैं हम वैदिक में, तो मंगल नेक बनता है। और सूर्य और शनि बैठेंगे तो मंगल बद बनेगा। तो इस तरह से इन्होंने पूरे अपने फार्मूले दिए हुए हैं, और भी हैं इनके फार्मूले। ये गुरु और राहु बैठते हैं तो बुध बनता है। शुक्र और बृहस्पति बैठते हैं तो शनि बनता है केतु जैसा। शनि जो है केतु जैसा व्यवहार करेगा। मंगल और बुध मिलेंगे तो शनि बनेगा राहु जैसा, मंदा। मंगल और शनि मिलेंगे, राहु बनेगा उच्च जैसा, मंगल और शनि के मिलने से। सूर्य और शनि मिलेंगे तो राहु नीच जैसा। मंगल बद भी करते हैं और राहु नीच भी करता है। शुक्र और शनि मिलेंगे तो केतु बनेगा उच्च, उच्च का केतु, उच्च के फल मिलेंगे। चंद्रमा और शनि बैठे हैं तो केतु नीच का हो जाएगा। तो इस तरह से 12-13 उन्होंने कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं कि ये दो ग्रह जब मिलेंगे, बशर्ते कि उनकी डिग्री पास में होनी चाहिए, बहुत दूर नहीं होने चाहिए आपस में। मतलब जैसे कि अपन दो कलर एक जितने मिला रहे हैं, मान लीजिए एक अपन 10 ग्राम मिलाते हैं और दूसरा हम 25 ग्राम मिला देते हैं, तो वो कलर नहीं आएगा। नियरेस्ट होंगे, 5-7 डिग्री का अंतर हो, तभी ये फल मिलेंगे, अदरवाइज फल नहीं मिले। तो इस तरह से लाल किताब में बहुत सारी चीजें हैं। ये तो मैं आपको कुछ कुछ खास खास चीजें बता रहा हूँ, बहुत सारी सर चीजें दी गई। और भी कई चीजें हैं इसमें। एक और होते हैं ऋण, होते हैं इसके अंदर, थोड़ा ऋण के बारे में बता दूं मैं आपको। ऋण एक ऐसी चीज है, लाल किताब में कहा गया है कि व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने जो पुराने कर्म हैं, पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के कर्मों को साथ लेके आता है और उसका फल यहां भोगता है। वो जो कष्ट भोगता है वो पूर्ण पूर्व के फल होते हैं। मतलब एक ऋण लेके आता है। वो ऋण किसी भी चीज का हो सकता है। इन्होंने 10 प्रकार के ऋण बताए हैं लाल किताब। स्त्री ऋण है, अ, पिता का ऋण है, पत्नी का ऋण है, बेटी का ऋण है, अपना खुद का ऋण है, ईश्वर का ऋण है। इस तरह से 10 प्रकार के उन्होंने ऋण बताए हैं, जो कि व्यक्ति पिछले जन्म में ऐसे कार्य जो करता है वो ऋण यहाँ लेके आता है। वो हम कुंडली से देख सकते हैं कि ये जातक कौन सा ऋण लेके पैदा हुआ है। तो उन ऋणों का उपाय किया जाता है उसको ठीक करने के लिए। अब स्त्री ऋण है, जैसे शुक्र ग्रह के पीड़ित होने से स्त्री ऋण बनता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित है, वो कैसे? कुंडली के दूसरे व 7वें खाने में सूर्य चंद्र या राहु हो तो स्त्री ऋण होता है। मतलब कुंडली के दूसरे और 7वां खाना किस चीज का है? शुक्र का। दूसरा और 7वां शुक्र का हो गया, उसके अंदर कौन बैठ गया? सूर्य, चंद्र या राहु। तो उन्होंने क्या किया? शुक्र को पीड़ित कर दिया। अगर उसकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो इसका मतलब यह है कि जातक पिछले जन्म में स्त्री का ऋण लेके आया है। उसने या तो किसी स्त्री की हत्या की है, या किसी स्त्री को मारा पीटा है, या घर से निकाला है, या उसकी बेइज्जती की है, जो भी किया है, स्त्री के साथ में दुर्व्यवहार किया है। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण भी आते हैं लाल किताब में, लक्षण भी दिए गए हैं कि कैसे पता चलेगा कि स्त्री ऋण ही है।
मान लीजिए शुक्र खराब है, क्या स्त्री ऋण है? क्या सबूत? लोग कहते हैं ना, क्या प्रूफ? शुक्र खराब है, जरूरी थोड़ी कि स्त्री ऋण हो। उसके लक्षण होते हैं। लक्षण क्या आते हैं? घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा होगा तो किसी नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाएगी, बिना कारण कोई रो देगा, कोई सुखी कार्य हो रहा है, मान लीजिए आपके घर में बर्थडे मन रहा है, तो कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाएगी कि सब बन जाएगा, दुख हो जाएगा, या लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। बर्थडे मन रहा है, पति पत्नी लड़ मरे, तो सारा हिसाब किताब खराब हो गया ना। तो इसका मतलब यह है, अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, सुख में दुख आ जाए बिना कारण के, तो स्त्री ऋण होता है। तो उसकी कुंडली देख लीजिए, ऐसे जातक की कुंडली में शुक्र खराब होगा। सर जो माहौल क्रिएट कर रहा है उसको स्त्री ऋण माना जाएगा या जिसका सेलिब्रेशन है उसके लिए माना जाएगा? जो माहौल खराब कर रहा है, जो पर्सन डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है यस यस, उसके में वो स्त्री ऋण माना जाएगा। तो बर्थडे वो के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, सर, तो तो सर वो वो मेल फीमेल से कोई मतलब नहीं, कोई भी हो सकता है दोनों में? वैसे तो मुखिया ज्यादातर होता है, जो अच्छा प्रोग्राम अरेंज करता सर है, मेल मुखिया जी फीमेल कोई भी हो सकता है ना उसमें? है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है उसमें? हाँ, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो घर का मुखिया है, जो घर का चीजों का अरेंजमेंट कर रहा है, मान लीजिए आप अपने बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं, तो क्या हुए? आप जातक हुए, और क्या हुआ? पत्नी से झगड़ा हो गया और सारा बर्थडे वहीं रह गया, मारपीट भी हो गई। तो कौन किसका शुक्र पीड़ित है? उस जातक का, जिसने ये अरेंजमेंट किया है। इस तरह से देखा जाता है। या कोई ऐसा बिटिया की शादी है, पता चला कोई रिश्तेदार एक्सपायर हो गया, शादी कैंसिल करनी पड़ गई। किसका हुआ? वो जातक का, जिसकी बिटिया की शादी है। ये चीजें होती है। इस तरह से ऋण देखे जाते हैं। ये कुंडली के अंदर मैं आपको दिखाता हूं, ये स्त्री ऋण की। सूर्य दूसरे भाव में या सप्तम भाव में बैठा हो, राहु दूसरे भाव में या सप्तम भाव में बैठा हो, चंद्रमा सप्तम भाव में, वो दूसरे भाव में या सप्तम भाव में बैठा हो, तो ये स्त्री ऋण वाली कुंडली होती है। चलिए एक ऋण और बता देता हूं मैं आपको। खुद का ऋण, स्वऋण। आपके खुद के भी ऋण होते हैं। खुद का ऋण कैसे होता है? जब किसी जातक ने अपने फर्ज अदा ना किया, मतलब माँ बाप की सेवा ना की हो पूर्व जन्म में, उनको घर से निकाल दिया हो, जो उनका फर्ज था उसको नहीं निभाया हो, तब स्वरण होता है। तो स्वरण कैसे होता है? जब पंचम भाव में सूर्य के शत्रु ग्रह या पापी ग्रह शुक्र या शनि स्थित हो, तो जातक स्वरण से ग्रसित होता है। पंचम भाव के अंदर सूर्य के, पंचम भाव सूर्य का है, तो सूर्य के घर में शत्रु ग्रह या पापी ग्रह बैठ जाए तो वो प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा जातक कैसा होगा? उसके लक्षण क्या होंगे? जातक जो है धर्म की उपेक्षा करेगा, नास्तिक होगा, सरकारी डर बना रहेगा उसको, मुकदमेबाजी होगी उसके ऊपर, शारीरिक कमजोरी होगी, हृदय रोगी भी हो सकता है, निर्दोष रहने पर भी सजा हो सकती है, जिसको सॉवरेन होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कुंडली। ये शुक्र पंचम भाव में, शनि पंचम भाव में, तो उस जातक को सवरण है, उसने अपने पूर्व जन्म में अपने फर्ज नहीं निभाए। तो इस तरह से लाल किताब में बहुत सारी चीजें अपनी, अभी वो तो पूरी नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि ऋण भी तो बहुत सारे होते हैं। एक पितृ ऋण और बता दीजिए जो आजकल सबसे ज्यादा रहता है। पितर ऋण, अभी समय भी बताया आने नहीं, वाला है। ये लीजिए पितर ऋण बता देते हैं। गुरु ग्रह के दूषित होने पर पितर ऋण होता है। जब आपका गुरु ग्रह दूषित है तो आपको पितर ऋण है, यानी किसी भाव में उसके शत्रु ग्रह शुक्र बुध या राहु, कौन से गुरु के पक्के घर? द्वितीय, पंचम, नवम और द्वादश भाव, ये गुरु के अपने पक्के घर है। इनमें अगर शुक्र या बुध या राहु ये बैठ जाएं तो पितृ ऋण होता है, पिता का ऋण। ऐसे जातक ने अपने पूर्वजों का अपमान किया है, अपना कुल गुरु या पुरोहित को बदल दिया है। जो अपने कुल गुरु चले आते हैं या कुल पुरोहित चले आते हैं, उनको बदल दिया है।
तो ऐसी स्थिति के अंदर उनका जो है गुरु खराब होता है, और गुरु खराब से उनको पितृ ऋण में बनता है। जब पितृ ऋण बनता है तो इसकी जो मैंने भाव बताए हैं, इन भावों के अंदर शुक्र बैठा होगा, बुध बैठा होगा या राहु बैठा होगा, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में या द्वादश भाव, इसको पितृ ऋण बोलते हैं। आगे साथ समझे? ये रह गया था पिछली बार आप बैठे थे पिछली उसमें, है ना? तो मैंने इसके ऊपर पूरी बुक भी लिखी हुई है। मेरी 8 बुक पब्लिश है। लाल किताब पे मैंने एक बुक लिखी हुई है। जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ये सारी चीजें इसके अंदर दिया है। लाल किताब के सूत्र एवं उपाय 2024, ये 2024 में लिखी थी, इसलिए 2024 दिया। क्योंकि रूपचंद जोशी ने 1939 में लिखी थी, तो 1939 लिखा हुआ उनके उसमें, तो मैंने 2024 लिखा है। ये अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। और भी बुक है मेरी, पंचांग एवं कुंडली विश्लेषण, मोबाइल नंबर और नेम न्यूमरोलॉजी, सरल अंक ज्योतिष, एडवांस योगा एंड चक्रास, वैदिक ज्योतिष, ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों का रहस्य। इस बुक के अंदर वैदिक ज्योतिष के सारे ग्रह 9 के 9, उनकी पूरी डिटेल, राशियां 12 की 12 की डिटेल, और 27 नक्षत्रों की डिटेल दिया कि उनके क्या क्या कार्य होते हैं। और इसी के बराबर दूसरी बुक है, ग्रहों के अनुसार विषय का चुनाव, व्यवसाय का चुनाव और जीवन साथी का चुनाव कैसे करें, कैसे चुने। तो आपको अपना सब्जेक्ट कैसे चुनना है, उसके लिए क्या क्या देखना है, आपको जॉब कौन सा चाहिए, और किस जॉब से, किस ग्रह से और कहाँ बैठा होगा तो आपको जॉब मिलेगा, ये देख सकते हैं। जीवन साथी का चुनाव करना, तो जीवन साथी कैसा होना चाहिए, उसके बारे में पूरा वर्णन, मैचिंग कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से ग्रह उसके और आपके मैच करें या ना करें, क्या क्या चीजें उसमें देखी जाती है। ये सारी चीजें ग्रहों के अनुसार विषय, व्यवसाय, जीवन साथी चुने में दिया हुआ। तो इस तरह से ये सारी चीजें अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी हैं। एक पेंडुलम की भी है हमारी बुक, तो 7-8 किताबें लिखी हैं। अभी एक और लिख रहा हूँ जिसमें कि वैदिक का पूरा डिटेल वर्णन मिलेगा, स्टार्ट कुंडली बनाने से लेके एंड तक, जिसमें सब चीजें आएंगी। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, एस्ट्रो सुनील चोपड़ा के नाम से है, @एस्ट्रो सुनील चोपड़ा। इस यूट्यूब चैनल में मैं कई उपाय, और हर मेरे 250 एपिसोड है यूट्यूब चैनल में। मैक्सिमम मैंने सारे ग्रहों पर पूरे वर्णन दिए और सबके उपाय दिए हैं। लाल किताब के हिसाब से भी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आपके, और एक शादी के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, कुंडली को देखकर अपना वास्तु कैसे देखें, ये भी दिया हुआ है। तो काफी चीजें दी हुई हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, और उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी मैंने लाल किताब पर एक कोर्स डिजाइन किया है, मैं आपको बता दूं कोर्स क्या डिजाइन किया और उसमें क्या है। ये मेरा कोर्स डिटेल है लाल किताब पर। इसमें मैं क्या बताने वाला हूं, जो कोर्स डिजाइन किया है, 24 चैप्टर है इसके अंदर। मेकिंग ऑफ लाल किताब कुंडली, पक्का घर, 12 हाउस, पूरे 12 हाउस के घरों के बारे में वर्णन लाल किताब के हिसाब से, 12 हाउसों की डिटेल एज पर लाल किताब, 12 राशि डिस्क्रिप्शन एज पर लाल किताब, 12 राशियों का डिस्क्रिप्शन पूरा, ग्रहों की दृष्टियां, हाउ टू यूज ब्लाइंड ग्रह एंड ट्रीटमेंट, अंधे ग्रह और उनका पूरा ट्रीटमेंट, मित्र शत्रु ग्रह, उच्च नीच के ग्रह, अंधे घर, ब्लाइंड हाउसेस, धर्मी ग्रह और धर्मी कुंडली, इसके बारे में पूरा वर्णन। 35 साला चक्रा, ये लाल किताब की स्पेशल चीज है, 35 साला चक्रा, 35 साल में इसका क्या क्या, किस किस स्टेज में क्या क्या, कौन कौन से ग्रह कार्य करते हैं। साथी ग्रह, रतान ग्रह, ग्रहों के टकराव, टक्कर के ग्रह। लाल किताब में खासियत है 1-8 की टक्कर होती है इसमें, और कहीं नहीं होती। एक ग्रह 8वें घर को देखता है। भाग्य कंट्रोल के ग्रह, आपके कौन से ग्रह ये हैं जो आपके भाग्य बना रहे हैं, आपका भाग्य कंट्रोल कौन कर रहा है, वो ग्रह की जानकारी। ऋण भार के ग्रह, जो अभी बता रहा था मैं आपको। ग्रहों की कुर्बानी के ग्रह, कि कौन सा ग्रह किसकी कुर्बानी देता है, कैसे देता है। मसनूई ग्रह, वर्षफल कुंडली कैसे बनाए, इसके अंदर बस एक अलग कुंडली जो है वर्षफल कुंडली है, हर साल की कुंडली बनती है, उसके हिसाब से अपन देख सकते हैं। रूल्स ऑफ ट्रीटमेंट, इन्होंने ट्रीटमेंट के जो है उपाय जो करने हैं उसके नियम क्या है, उपायों के नियम लाल किताब के अलग है, उनके
उसी नियम के अनुसार ही उपाय किए जाते हैं। लोग बिना नियमों के उपाय करते हैं, वो गलत हो जाते हैं। लॉ ऑफ कुंडली प्रोडक्शन, कुंडली को देखने के नियम क्या है। स्लो ट्रीटमेंट ऑफ लाल किताब और फास्ट ट्रीटमेंट ऑफ लाल किताब। लाल किताब में जो उपाय दिए हैं, दो प्रकार के उपाय हैं। एक धीमी गति से कार्य करने वाले, एक तेज गति से कार्य करने वाले। हर ग्रह के उपाय बताए गए हैं, धीमी गति के भी हैं और तेज गति वाले भी हैं। और युति के ग्रहों के फल, कि दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच ग्रह एक साथ बैठे हों तो क्या फल आएंगे। तो ये सारी चीजों का ये कोर्स डिजाइन किया गया है। ये 21 क्लासेस का है, एक महीने का कोर्स है। 21 क्लासेस होती हैं इसके अंदर। और इसकी जो फीस है बहुत नॉर्मल ही रखी हुई है मैंने। मात्र जो है इसकी फीस आपको मिलेगी 4999, 4999 रुपये इसकी हमने फीस रखी है। तो जो लोग इसको करना चाहें, लेना चाहें, ये मेरा नंबर है 9302325222। इस नंबर पर जीपे, फोन पे, जो भी है सारी चीजें आप कर सकते हैं और मेरे से मिल सकते हैं। अभी आप अगर इसको इंस्टॉलमेंट में भी दिया मैंने, 4999 का इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं आप। 2 इंस्टॉलमेंट में भी आप कर सकते हैं। अभी ये सितंबर के नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होगा, सेकंड वीक में। क्योंकि सितंबर के फर्स्ट वीक में मेरा पंचांग का कोर्स है, अभी वैदिक चल रहा है। और सेकंड वीक में हम स्टार्ट करेंगे लाल किताब का कोर्स। 4999 रुपये फीस है। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। बोनस ऑफर आप इसमें मिलेगा, रिकॉर्डिंग आपको पूरी मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, लिंक मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग की, आप कभी भी देख सकते हैं, आपके पास लिंक रहेगी। और एक लाल किताब की पीडीएफ ई बुक आपको मिलेगी। जो आप मेरी किताब है इसी की ई बुक भी है। तो ये हर स्टूडेंट को मिलेगी जो मेरे यहाँ से ये कोर्स करेगा। ये मेरा स्कैनर भी है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्कैनर से भी बुकिंग कर सकते हैं आप अभी 500 रुपये दे के। और उसके बाद में बाकी पेमेंट 2 किस्तों में दे सकते हैं। इस तरह से मतलब 3 किस्तें हो जाएंगी। पहला 500 बुकिंग के टाइम पर, फिर जो बाकी बचेगा उसको 2 किस्तों में आप कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें, इच्छुक है, मुझसे सीखना चाहें, तो वो सीख सकते हैं। और मैं ग्रुप में एक गूगल का लिंक भी भेजूंगा। आप लोगों को ये कैसी लगी क्लास, आप अपने रिव्यू, रेटिंग मुझे जरूर दीजिए उस लिंक के हिसाब से। तो रेटिंग कर सकते हैं, चाहो तो वो लिंक मैं आपको यहाँ भी दे सकता हूँ। और कौन लोग तैयार है सीखने के लिए, कौन कौन इच्छुक है? सर कोई है बहुत आपके अच्छा यहाँ? वेबिनार किया, इतना नॉलेजेबल, मतलब इतना इंटरेस्ट, वेबिनार को देख के इतना इंटरेस्ट आ गया लाल किताब में। जी तो मैं तो आपकी सबसे पहले तो आपका बुक मंगाना चाहूंगी, लाल किताब जो सूत्र उपाय हैं। जी जी, और थैंक यू। बहुत अच्छा वेबिनार, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। वेरी नॉलेजेबल। हाँ जी। जी, ये चैट बॉक्स में मैं लिंक डाल रहा हूँ। आप लोगों को मेरा वेबिनार कैसे लगा, इस लिंक पर आप क्लिक करके अपना रिव्यू दे सकते हैं। क्लास टाइमिंग रात को 9 से 10 बजे तक रहेगा, 9 to 10, यही टाइम जिस समय अपन वेबिनार कर रहे हैं। और कोई सवाल आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो लाल किताब से संबंधित तो आप उसको पूछ सकते हैं। सर जैसे आपने कहा सूर्य और गुरु मसनवी ग्रह जैसे चंद्र बनाते हैं, जी अगर ये चंद्र फिर यानी अगर सूर्य गुरु अष्टम में है तो हाँ यानी चंद्र 8 के उपाय हाँ, किए जाएंगे, उस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल, लिया जाएगा। चंद्रमा अष्टम हो गया आपका, यस। हम्म। 8 के चंद्रमा के उपाय करने। हाँ अगर ये जी। 2 ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपको इनके उपाय नहीं करने, आपको चंद्रमा के उपाय करने। चंद्र अष्टम के, इसी हाँ। तरह तो लाल किताब कहता है राहु खराब है तो केतु के उपाय करो, केतु खराब है तो राहु के उपाय करो, हम्म। या फिर गुरु के उपाय करो, केतु खराब है तो। ये भी है। हम्म। वो क्या करता है, दूसरे ग्रह को पकड़ता है। क्यों? क्योंकि हम्म। ग्रह क्या दूसरे की कुर्बानियां देते हैं, हम्म। दूसरे की कुर्बानियां देते हैं। मनीषा सिंह जी, आपका आ गया पेमेंट। थैंक यू मनीषा जी, आपका पूरा पेमेंट आ गया है, 4999 रुपये। और कोई हो तो आप इस नंबर पे दे सकते हैं।
अभी नहीं तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, कल बात कर सकते हैं। आप अगर कुछ पूछ कर फिर ज्वाइन करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के सामने था अभी स्क्रीन पर, और ये रिव्यू भी दे सकते हैं। एक बार और मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ, तो उस नंबर से आप जो है मुझे जीपे वगैरह जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ये नंबर है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्कैनर भी है, इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है सर, और कुछ? सर 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है ये कोर्स, हाँ, सेकंड वीक में। सेकंड वीक से। सेकंड ओके। हाँ, सेकंड वीक में करेंगे। ये लिंक दिया है, आप रिव्यू जरूर दें। क्लास ज्वाइन हाँ करें जी। या ना करें वो आप लोगों की मर्जी है। एक मैंने लिंक भेजा है रिव्यू के लिए, हाँ जी तो सर। आप अपने अपने रिव्यू जरूर दें। सर जो